नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में जो चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, प्रतिरक्षा और रक्त समूह है, इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। उसमें हम रुधिर समूह है या रक्त समूह जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसको एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। रुधिर समूहों का वर्गीकरण या रुधिर समूह के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर, और इन्होंने रुधिर का वर्गीकरण किया था रुधिर में पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। एंटीजन जो पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर, तो आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार के अणु मिलते हैं या विशेष प्रकार के यौगिक अणु पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है, और इन प्रतिजनों के उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह के वर्गीकरण की एबीओ प्रणाली जो है उसका प्रतिपादन किया था, या एबीओ प्रणाली के आधार पर रुधिर समूहों को चार रुधिर वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप उन्होंने बताए थे। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजन ए पाया जाता है उसका रुधिर समूह है या रुधिर वर्ग जो है वो भी, या ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, जिसमें बी है उसका बी होगा, जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनमें ना तो ए ना बी कोई सा भी प्रतिजन यदि उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में उनका रुधिर वर्ग जो है वो ओ या जीरो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। इसके बाद में हम दूसरी रुधिर समूह के वर्गीकरण की दूसरी जो प्रणाली है जिसे RH प्रणाली कहा जाता है, जो RH कारक पर आधारित है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। अब RH कारक या RH प्रणाली जो है रुधिर समूह के वर्गीकरण की, वो भी प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति पर आधारित है। लैंडस्टीनर के अनुसार प्रतिजन दो प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन लैंडस्टीनर के एक शिष्य थे विनर, इन्होंने एक तीसरे प्रतिजन की ओर पहचान की थी। इन्होंने इस प्रतिजन की या इस एंटीजन की पहचान की थी मकाका रिसस नामक बंदर के रक्त में या रुधिर में, और रिसस RHESUS इसके नाम के आधार पर ही इसको इस तीसरे कारक को नाम जो है वो दिया गया था RH कारक। तो तीसरा जो प्रतिजन मिलता है रुधिर के अंदर वो ए और बी के बाद में तीसरा जो प्रतिजन है वो कौन सा है? RH प्रतिजन है, जिसकी खोज विनर ने की थी मकाका रिसस नामक बंदर में, जिसके कारण से इसको RH कारक कहा जाता है। अब RH प्रतिजन जो है वह भी आरबीसी की सतह के ऊपर पाया जाता है, और आरबीसी की सतह पर उपस्थिति के आधार पर RH कारक की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक RH पॉजिटिव, एक RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव या नेगेटिव इसका अर्थ क्या होगा? इसमें RH कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है यह प्रणाली। इसमें सीधा सा है, जिस व्यक्ति के रुधिर में आरबीसी की सतह पर RH कारक उपस्थित हो, RH उपस्थित, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो होगा RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के रुधिर में RH कारक अनुपस्थित हो उसका रुधिर वर्ग होगा RH नेगेटिव। तो इस आधार पर सीधा सा है, व्यक्ति के ब्लड में यदि RH कारक उपस्थित तो RH प्लस या पॉजिटिव, या अनुपस्थित है तो RH नेगेटिव होंगे। भारतीय व्यक्तियों में यदि देखा जाए, भारतीय व्यक्तियों के में जितने भी रुधिर समूह जो हैं वो मिलते हैं या जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं उनमें लगभग 85% व्यक्तियों का रुधिर जो है वो RH पॉजिटिव होता है, जबकि शेष बचे हुए 15% व्यक्ति जो हैं उनका रुधिर RH नेगेटिव प्रकार का होगा। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो रुधिर वर्ग जो चार थे, ए बी और ओ, इनको हमें 8 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बुक में आपके सारणी दी हुई है उसमें रुधिर वर्ग 8 बताए हुए हैं। वो 8 रुधिर वर्ग कौन से होंगे? प्रत्येक रुधिर वर्ग में दो रुधिर वर्ग बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस आधार पर देखें तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी जो है वो बी पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं कि इनमें कौन से कारक जो हैं वो उपस्थित या कौन से प्रतिजन जो हैं वो उपस्थित होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग यदि ए पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या हो गया
कि उसके रुधिर वर्ग में प्रतिजन कौन कौन से उपस्थित हैं, ए भी उपस्थित है इसलिए तो ए हो गया, और RH भी उपस्थित है इसलिए हो गया ए पॉजिटिव। और यदि ए नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिजन केवल ए है, ना तो बी है ना RH है, दोनों प्रतिजन अनुपस्थित हैं। इसके बाद में यदि हम देखें बी पॉजिटिव के, तो बी पॉजिटिव का मतलब उसके रुधिर में बी प्रतिजन और RH प्रतिजन दोनों उपस्थित हैं, जबकि बी नेगेटिव में केवल बी प्रतिजन उपस्थित है। अब ए बी पर आए, ए बी रुधिर वर्ग है तो इसका मतलब इसमें प्रतिजन ए भी है, बी भी है और साथ में RH भी है, यानी तीन जो प्रतिजन होते हैं वो तीनों के तीनों प्रतिजन ए बी पॉजिटिव जो होता है उस व्यक्ति के रुधिर में उपस्थित होते हैं, जबकि ए बी नेगेटिव में केवल ए और बी प्रतिजन मिलेंगे, RH प्रतिजन अनुपस्थित होगा। ओ पॉजिटिव की बात करें, ओ पॉजिटिव जो है उसमें ना तो प्रतिजन ए होगा ना बी होगा, इनमें पॉजिटिव है इसलिए RH प्रतिजन जरूर उपस्थित होगा, जबकि ओ नेगेटिव जो होता है उसमें कोई सा भी प्रतिजन नहीं होता। ओ है इसका मतलब ए और बी नहीं है, और साथ में नेगेटिव है इसका मतलब RH भी नहीं है। तो इस आधार पर ये चार रुधिर वर्ग जो हैं वो पाए जाते हैं, और इन चारों रुधिर वर्गों में ये प्रतिजन जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इस टेबल को थोड़ा सा आप जो है वो जरूर ध्यान में रख लें या नोट करके इसको ध्यान में रखें। इस आधार पर कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें तीनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, वो है RH पॉजिटिव, और कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें तीनों ही प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, वो है O नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव जो है उसमें तीनों के तीनों प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर रुधिर का आदान वगैरह जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, या RH कारक जो है वो कैसे प्रभावित करता है, उसकी हम बात करते हैं। RH कारक के आधार पर, जैसे AB के आधार पर हमने पढ़ा था, प्रतिजन जो है वो AB उपस्थित होते हैं, उनके विरुद्ध प्रतिरक्षी जो है रुधिर में वो भी पाए जाते हैं, जिनको एंटी A और एंटी B कहा जाता है। इसी तरह से रुधिर में एक तीसरे प्रकार का प्रतिरक्षी और भी मिलता है जिसको हम कहेंगे एंटी RH, यानी RH कारक के विरुद्ध भी रुधिर के अंदर प्रतिरक्षी जो है वो उपस्थित होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि प्रतिरक्षी जो है वो उसी रुधिर वर्ग में पाए जाएंगे जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित होगा। अब इसका मतलब किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग यदि RH पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब उसमें RH कारक है, तो उसमें एंटी RH यानी प्रतिरक्षी जो है वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो RH पॉजिटिव व्यक्ति जो होते हैं उनमें RH एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। RH नेगेटिव व्यक्ति जो होते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली एक चीज ये है, इसको ध्यान में रखोगे कि एंटीजन यदि A मिलता है तो उसके विरुद्ध एंटी A नहीं पाया जाता, एंटी B लेकिन उसके रुधिर में मिलता है। या यदि प्रतिजन B उपस्थित है तो इसका मतलब उसमें एंटी B नहीं मिलेगा, एंटी A उपस्थित होता है। ये प्रतिरक्षी जो है वो शरीर में हमेशा से पाए जाते हैं या शुरुआत से ही पाए जाते हैं, लेकिन एंटी RH प्रतिरक्षी जो है वो किसी भी व्यक्ति में शुरुआत से नहीं होता। पॉजिटिव व्यक्ति के रुधिर में तो मिलता ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव जो होगा जिसमें RH कारक नहीं है उसमें भी एंटी RH शुरुआत से या प्राकृतिक रूप से या जन्म से नहीं पाया जाता है, लेकिन ये बाद में जाकर उनके रुधिर में बन जाता है। रुधिर का जब आदान किया जाता है तो उसमें असावधानीवश जब रुधिर ग्रुप की या ब्लड ग्रुप की मैचिंग वगैरह नहीं की जाए और किसी नेगेटिव व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो RH नेगेटिव है, उसके शरीर में बाहर से RH पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर में RH कारक का प्रवेश हो जाएगा, और RH कारक का प्रवेश होते ही उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसके विरुद्ध एंटी RH प्रोड्यूस कर देगा। अब ये एंटी RH या एंटीबॉडी जो बनते हैं, ये एंटी RH या एंटीबॉडी जो है वो इस प्रतिजन को, RH प्रतिजन को नष्ट करने लगेंगे। RH प्रतिजन के नष्ट होने का मतलब है RBC का नष्ट होना, और RBC जब नष्ट होती है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है वो अपघटित होने लगता है, और ये हीमोग्लोबिन वर्णक जो है वो अपघटित होकर एक हानिकारक वर्णक पीले रंग का बिलीरुबिन का निर्माण करता है। इसके कारण से रुधिर में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा या शरीर में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, जो रुधिर में और यकृत में संचित हो जाता है, और उसके कारण से यकृत शोथ और पीलिया जैसे रोग जो हैं, जॉन्डिस जैसे रोग जो हैं, वो शरीर के अंदर उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और साथ में ही रुधिर की कमी यानी एनीमिया, रक्ताल्पता की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये चीज ध्यान में रखें, या ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को कभी भी पॉजिटिव ब्लड जो है वो ना चढ़ा दिया जाए। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो
जो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से किसी भी रुधिर को ले सकता है, यानी सर्वग्राही, वो हमने पढ़ा था AB। लेकिन AB में भी सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा है? AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव नहीं। AB नेगेटिव व्यक्ति में यदि किसी भी दूसरे ब्लड को चढ़ा दें तो एंटी A और एंटी B तो नहीं होते, इससे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन एंटी RH जो है वो बन जाते हैं। इसलिए नेगेटिव व्यक्ति को नेगेटिव व्यक्ति का ही ब्लड चढ़ाया जाता है। इसीलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो हैं अक्सर उनकी कमी जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में या अस्पताल वगैरह में बनी रहती है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक तो मिलते कम हैं, और दूसरा नेगेटिव व्यक्ति को नेगेटिव ब्लड जो है वो नेगेटिव व्यक्ति को केवल नेगेटिव ब्लड ही चढ़ा सकते हैं, जबकि पॉजिटिव व्यक्ति पहली बात तो पाए ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव या धनात्मक रक्त समूह ज़्यादा मिलते हैं, और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव जो है उसको नेगेटिव ब्लड जो है वो भी उपलब्ध है, करवाया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर उसे चढ़ाया जा सकता है। तो ये RH कारक के संदर्भ में कुछ विशेष बातें जो हैं वो हमने पढ़ी, इनको ध्यान में रखें। अब इसके बाद में RH कारक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, या एक RH मिसमैचिंग, RH असंगतता जो है। जैसे RH कारक की जांच किए बिना किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए, खास तौर से नेगेटिव को पॉजिटिव का रक्त चढ़ा दिया जाए, तो उसके कारण से समस्या जो है वो आती है। तो इस प्रकार की एक असंगतता, RH असंगतता जो है वो पाई जाती है। इस RH असंगतता के बारे में कई बार क्वेश्चन वगैरह या प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये RH असंगतता जो है इसके कारण से एक विशेष रोग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो ये गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है और किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। ये एक विशेष स्थिति है जो सामान्यतः एक शिशु में पाई जाने वाली बीमारी के रूप में ये उत्पन्न होती है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होगी, और जिस परिस्थिति में ये असंगतता या गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति बनेगी वो स्थिति निश्चित रूप से ही क्या होगी, एक ऐसी दंपति जिसमें महिला या माता जो है वो हो RH नेगेटिव और पुरुष या पिता जो है वो हो RH पॉजिटिव। अब ये RH प्रतिजन को बनाने वाले जो जीन हैं वो भी किसी भी जीव में या संतान में जो है वो उसके माता पिता से पहुंचते हैं। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो जब महिला और पुरुष संतान उत्पन्न करते हैं या ये दंपति संतान उत्पन्न करती है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति में RH कारक बनाने वाला कारक या जीन जो है या एलील जो है वो पुरुष से पहुंच जाए तो उस स्थिति में संतति जो है वो कैसी हो सकती है, RH पॉजिटिव हो सकती है। अब इस स्थिति में ये संतति RH पॉजिटिव होगी, लेकिन इस संतति का विकास गर्भ में जो होगा वो माता के रुधिर में ही होगा। यानी इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक RH नेगेटिव स्त्री जो है या RH नेगेटिव माता जो है, इसके शरीर में RH पॉजिटिव शिशु जो है वो पल रहा है, या इसके गर्भ में RH पॉजिटिव गर्भ जो है वो विकसित हो रहा है। अब सामान्य स्थिति में देखें तो गर्भाशय में गर्भ का जब विकास होता है या शिशु का जब विकास होता है तो उसके चारों ओर एक आवरण जो है वो पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा के लिए उपस्थित होता है। इसको हम कहते हैं अपरा या जरायु, प्लेसेंटा इसे कहा जाता है। तो प्लेसेंटा से घिरा रहता है और इसके कारण से माता का RH नेगेटिव ब्लड या माता का RH नेगेटिव रुधिर जो है वो और शिशु का RH पॉजिटिव रुधिर जो है वो दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, क्योंकि प्रतिजन जो है वो इस प्लेसेंटा को पार करके माता के रुधिर में नहीं जा सकते, इसलिए कोई विशेष दिक्कत या समस्या जो है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। लेकिन समस्या आती है उस समय जब ये RH नेगेटिव महिला इस RH पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है। जन्म के समय कई बार अपरा वगैरह जब क्षतिग्रस्त होती है तो उस कारण से माता का रुधिर और शिशु का रुधिर जो है वो आपस में मिलने की संभावना बनी रहती है, और इस कंडीशन में प्रसव के समय कई बार शिशु के रुधिर में पाए जाने वाले जो RH पॉजिटिव कारक हैं ये इनका रिसाव हो जाता है माता के RH नेगेटिव रुधिर में। अब प्राकृतिक रूप से RH यानी एंटी RH जो है वो इनके शरीर में नहीं पाए जाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसके रुधिर में यदि असावधानी वश RH पॉजिटिव कारक पहुंच जाए, RH प्रतिजन का प्रवेश हो जाए तो उसके रुधिर में अब ये एंटी RH बनने लगेंगे।
ये एंटी आरएच जो है वो शुरुआत में जो बनते हैं वो आरएच कारक की उपस्थिति के कारण से बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति वगैरह में देखा जाए तो माता के रुधिर में शिशु का रुधिर जो मिलता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए ये एंटीबॉडी जो है, यानी ये प्रतिरक्षी आरएच प्रतिरक्षी जो इसके विरुद्ध में बने हैं, वो माता के रुधिर में जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया संपन्न करते हैं या शुरू करते हैं, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है महिला को। लेकिन समस्या जो है वो तब आती है जब ये एंटीबॉडी जो है वो माता के रुधिर में बने रहते हैं, और वही महिला जिसने पहले आरएच नेगेटिव महिला जिसने पहली संतान आरएच पॉजिटिव को जन्म दिया, और प्रसव के समय उसके रुधिर में यदि प्रवेश हो गया किसका, आरएच कारक का, अपने शिशु या अपने बच्चे के रुधिर से, तो अब उसके शरीर में पहले प्रसव के समय से ही ये एंटी आरएच बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में इस माता के रुधिर में एंटी आरएच बने हुए हैं, यही महिला दोबारा गर्भ धारण करे और वो दोबारा से जो संतान हो वो भी कैसी हो जाए, आरएच पॉजिटिव ही हो जाए, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, माता के रुधिर में पाए जाने वाले ये जो प्रतिरक्षी हैं, प्रतिजन तो पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी जो है वो प्लेसेंटा को पार करके या अपरा को पार करके उस गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचने लगते हैं, और गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर उसके रुधिर में जो आरबीसी हैं, यानी लाल रक्त रुधिर कणिकाएं जो हैं, उनको वो नष्ट करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में शुरुआती रूप में जो विकसित हो रहा गर्भ होता है इसके शरीर में वैसे ही रुधिर की मात्रा बहुत कम होती है, तो बाहर से पहुंचने वाले जो प्रतिरक्षी हैं उसके रुधिर को नष्ट करने लगते हैं, और इस कंडीशन में या इस परिस्थिति में गर्भस्थ शिशु जो होता है उसमें रुधिर की कमी होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, या गर्भ में ही वो मर जाता है, या यदि विकसित होकर उसका जन्म भी हो जाए तो जन्म के समय से ही उसके शरीर में रुधिर की कमी जो है वो पाई जाती है, वो एनीमिया से या रक्ताल्पता से और पीलिया से पीड़ित रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस शिशु को बचाया जा सकता है, या तो उसका पूरा रुधिर जो है वो बदल दिया जाए, उसका संपूर्ण रुधिर जो है उसे बाहर निकाला जाए, जिसमें आरएच एंटीबॉडी जो है वो पहुंच चुके हैं माता के रुधिर से, उसको निकाल करे स्वस्थ या सामान्य रुधिर जो है वो चढ़ाया जाए। या दूसरी स्थिति, इसका एक सामान्य सा उपचार जो है वो ये होता है कि जो महिला, एक ऐसी महिला जो आरएच नेगेटिव है, वो जब आरएच पॉजिटिव शिशु को जन्म देती है तो उसके प्रसव के तुरंत उपरांत उसे एक टीका लगाया जाता है। वो टीका जो है वो एंटी आरएच कारक का लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है रोगम। तो रोगम का टीका जो है वो लगाया जाता है, RH0 भी इसे कहते हैं। ये रोगम का टीका जो लगाते हैं तो वो माता के रुधिर में पहुंचते हैं। रोगम ऐसे कारक होते हैं जो उस माता के रुधिर में पहुंचने वाले किसी भी कारण से शिशु के प्रसव के समय शिशु के रुधिर से जो आरएच प्रतिजन पहुंच चुके हैं उन प्रतिजनों को वो छिपा देते हैं या उन प्रतिजनों को नष्ट कर देते हैं। अब माता के रुधिर में जिन प्रतिजनों का प्रवेश हुआ है वो यदि नष्ट हो जाएंगे तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटी आरएच नहीं बनाएगी, यानी उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे तो वो अगली संतान जो उत्पन्न होती है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका उपचार जो है वो किया जा सकता है। ये जो विशेष परिस्थिति बनी है इसी को क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता, यानी गर्भ में पल रहा कोरक, जो गर्भस्थ शिशु होता है शुरुआती विकसित शिशु, उसे कोरक कहते हैं। उसके रक्ताणु जो है वो क्या होने लगते हैं, लयनित होने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं। किस कारण से या किस परिस्थिति में होती है, जब एक आरएच नेगेटिव माता एक आरएच पॉजिटिव संतान को जन्म दे तब। तो उस स्थिति में असावधानीवश प्रसव के समय हो सकता है कि संतति का रुधिर जो है वो माता के रुधिर में मिल जाए, और उस कारण से उस माता के रुधिर में एंटी आरएच यानी प्रतिरक्षी जो है आरएच कारक के वो बन जाएंगे, और दोबारा उसी महिला में जब अगली संतान का गर्भ धारण हो और वो आरएच पॉजिटिव हो तो उस माता के रुधिर में जो प्रतिरक्षी हैं वो उस गर्भ में पल रहे शिशु के रुधिर में जो आरएच प्रतिजन है उसको नष्ट करने लगते हैं, आरबीसी को नष्ट करने लगते हैं। ये स्थिति गर्भ रक्ताणु कोरकता कहलाती है। उपचार जो है वो इसका कैसे किया जा सकता है, उपचार इसका किया जा सकता है रोगहम का वैक्सीन या रोगहम का टीका लगाकर। तो इस प्रकार से हमने आरएच प्रणाली जो है रुधिर समूहों की वर्गीकरण की उसके बारे में पढ़ा।
इसके बाद में रुधिर वर्ग से संबंधित एक और चीज जो है वो हम पढ़ेंगे, वो है रुधिर समूहों की वंशागति, उसके बारे में। तो रुधिर समूह की वंशागति यानी रुधिर वर्ग जो है वो माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं, या किसी भी संतान का व्यक्ति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा, इसका निर्धारण जो है वो किया जाता है एक विशेष जीन के द्वारा। ये भी एक आनुवंशिक लक्षण है, रुधिर वर्ग का होना भी, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ये एक विशेष आनुवंशिक लक्षण हो गया। जैसे तीसरे पाठ में हमने पढ़ा था मटर के पादप में पाए जाने वाले लक्षण है, जैसे उसकी लंबाई का लक्षण, उसके पुष्प के रंग का लक्षण है, उसकी फली की आकृति का लक्षण, ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं मेंडल के नियमों के अनुसार। वैसे ही वही नियम जो है वो मानव रुधिर या मानव रक्त समूह का जो लक्षण है उसका उसकी वंशागति भी मेंडल के नियमों के अनुसार होगी। तो रुधिर समूह का जो लक्षण है इसका निर्धारण एक जीन करती है। अब एक जीन के आधार पर हमने पढ़ा था मानव का रुधिर समूह है, ये एक लक्षण हो गया। इस एक लक्षण के अलग अलग रूप मिलते हैं, अलग अलग विपर्यासी रूप। एक ही लक्षण के 4 विपर्यासी रूप हैं, ए भी है, ए बी भी है, बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। तो एक ही लक्षण के 4 रूप मिलते हैं। जैसे एक व्यक्ति का या अलग अलग 5 व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम कहें कि उनका रुधिर समूह है कौन सा है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो तो उसका आनुवंशिक लक्षण है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप भी मिल सकता है बी हो सकता है ए बी हो सकता है ओ हो। तो ये इस लक्षण की 4 संभावनाएं या 4 परिस्थितियां जो हैं वो बनती हैं। हर लक्षण का निर्धारण एक जीन करती है। उस जीन के भी अलग अलग रूप मिलेंगे जिनको हम कहते हैं एलील या युग्म विकल्पी। मानव रुधिर या मानव रक्त समूह का जो लक्षण है इसका निर्धारण करने वाली जीन के जो एलील हैं वो 3 प्रकार के एलील होते हैं। एक है IA, एक को हम दर्शाते हैं IB से, और तीसरे को हम दर्शाते हैं I0 या फिर स्मॉल i से। यहाँ पर हम आगे जो उदाहरण वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम इनको स्मॉल i से प्रदर्शित करें। इनके बारे में खास बातें ये ध्यान में रखनी है कि IA और IB जो हैं ये दोनों प्रभावी रूप हैं। किसी व्यक्ति के DNA में यदि IA जीन हो तो वो बनाता है प्रतिजन A, और किसी व्यक्ति के रुधिर में यदि उसके जीन में यदि या उसके DNA में IB जीन उपस्थित हो तो उसके रुधिर में बनता है प्रतिजन B। तीसरा जो है वो है स्मॉल i। स्मॉल i जो है वो एक अप्रभावी, ये अप्रभावी एलील होता है, जबकि IA और IB जो हैं वो दोनों क्या हैं, प्रभावी एलील हैं, जबकि ये अप्रभावी एलील है। और स्मॉल i जो है वो कोई सा भी प्रतिजन उत्पन्न नहीं करता, ना तो ये प्रतिजन A बनाता है ना ये प्रतिजन B बनाता है। अब एक चीज और हमने पढ़ी थी, एलील हमेशा ही युग्म में या जोड़े में पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो एलील हैं इनके युग्म या जोड़े यदि हम देखें तो 6 प्रकार के बन सकते हैं। पहले तीनों एक से बनाए समयुग्मजी, यानी IA के साथ में जोड़े में दूसरा जो एलील है वो भी IA हो, या फिर IB है तो उसके साथ में भी IB, या स्मॉल i है तो उसके साथ में भी स्मॉल i। दूसरी स्थिति देखें, IA जो है इसके साथ में क्या हो, दूसरा IB हो, विषम युग्मज स्थिति है, अलग अलग एलील एक साथ हों, या फिर IA के साथ में स्मॉल i हो, तो ये भी हो गया। अब IB के साथ में देखें, IB के साथ में IA, यह परिस्थिति पहले ही आ चुकी है। IB के साथ में स्मॉल i, ये परिस्थिति हो। स्मॉल i को देखें, स्मॉल i के साथ स्मॉल i, ये आ चुका है। स्मॉल i के साथ IA, ये यहाँ आ गया। स्मॉल i के साथ IB, ये यहाँ आ गया। यानी इस आधार पर यदि हम देखें तो इन एलील के कुल कितने युग्म बनते हैं, 6 प्रकार के युग्म बनते हैं। अब इसके आधार पर रुधिर वर्ग 4 जो हैं वो कौन से होंगे उनको देखें। IA दोनों एक ही प्रकार के एलील हैं जो A प्रतिजन उत्पन्न करते हैं, तो इसका मतलब इस व्यक्ति में जिसमें ऐसा युग्म हो या जो समयुग्मजी A हो उसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा, A, क्योंकि उसके शरीर में या रुधिर में केवल A प्रतिजन बनेगा। इस परिस्थिति में B प्रतिजन बनाने वाला एलील है तो केवल B प्रतिजन बनेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप B होगा। इस कंडीशन में देखें दोनों स्मॉल i हैं, ना तो A प्रतिजन उत्पन्न करने वाला एलील इसमें है ना B प्रतिजन उत्पन्न करने वाला, यानी इस स्थिति में कोई सा भी प्रतिजन नहीं बनेगा, और प्रतिजन नहीं बनने के कारण से रुधिर वर्ग जो है वो कौन सा होगा, O। अब ये स्थिति, इसमें देखें
यहाँ पर आई ए उपस्थित है तो इसलिए प्रतिजन बन गया ए, और बी भी उपस्थित है इसलिए प्रतिजन बन जाएगा बी। दोनों ही प्रभावी हैं यहाँ पर। ये एक विशेष स्थिति है जिसमें दोनों एलील जो हैं वो प्रभावी हैं, और इस कारण से प्रतिजन ए और बी दोनों बनते हैं, और ब्लड ग्रुप जो है वैसे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ए बी। ये स्थिति देखें आई ए स्मॉल आई, इसमें आई ए जो है वो तो बनाता है प्रतिजन ए, स्मॉल आई बनाता नहीं है, इसलिए इसका रुधिर वर्ग भी ए होगा और इसका रुधिर वर्ग होगा बी। अब इस आधार पर देखें तो ए रुधिर वर्ग जो है वो दो युग्म के कारण से उत्पन्न होता है। ये है समयुग्मजी ए, ये है विषम युग्मजी ए। इसी तरह से बी रुधिर वर्ग भी दो युग्म के कारण से बन रहा है, ये है समयुग्मजी बी, ये है विषम युग्मजी बी। लेकिन ओ और ए बी जो है वो विशेष हैं। ओ जो है वो केवल समयुग्मजी स्थिति में आता है, यानी जब दोनों के दोनों एलील जो है वो क्या हो, स्मॉल आई, तभी ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। और ए बी जो है वो केवल विषम युग्मजी स्थिति में होता है, जब दोनों के दोनों एलील कैसे हो, अलग अलग, एक आई ए और एक आई बी हो, तभी ये रुधिर समूह बन सकता है या विकसित हो सकता है। तो ये हो गया ए बी रुधिर वर्ग। तो इस तरह से ये 6 युग्म और इसके आधार पर विकसित होने वाले ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए। ये हमने सारणी जो है नोट्स वगैरह में आपको जो उपलब्ध करवाई है उसमें जीन प्ररूप जो लिखे थे वो जीन प्ररूप यही हैं। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार के जीन प्ररूप बनते हैं जो 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप यानी रुधिर वर्ग जो है वो उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर इन की वंशागति, ये रुधिर समूह की वंशागति वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो इसका एक विशेष महत्व भी होता है। तो रक्त समूह की वंशागति का महत्व जो है वो क्या रहेगा, तो इसमें एक विशेष महत्व जो है वो इनका पाया जाता है, संतान का जो उत्तराधिकारी हो या उसके माता पिता जो होते हैं, लीगल माता पिता जो हैं वो उसके कौन से होंगे, इसको इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उन विवादों को इससे हल किया जा सकता है। यानी पैतृकता संबंधी विवाद जो है उनको इस रुधिर समूह की वंशागति के आधार पर क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब यहाँ पर कैसे, इस चीज को हम एक उदाहरण से देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे अपनी बुक में दिया हुआ है कि एक ऐसी संतान, एक ऐसा लड़का जिसका रुधिर वर्ग क्या हो, एक संतान है जिसका रुधिर वर्ग बी है। इस पर 2 दंपतियां जो है वो अपना दावा जता रही हैं। पहली दंपति जो है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग जो है, पहली दंपति में एक पुरुष जो है उसका रुधिर वर्ग तो है O, और एक स्त्री या महिला जो है उसका रुधिर वर्ग है AB। जबकि दूसरी दंपति जो है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग जो है वो दिया हुआ है A, और स्त्री जो है उसका रुधिर वर्ग दिया है B। अब ये अपना दावा जता रहे हैं। ये दंपति कहती है कि ये संतान जो है वो इनकी है, दूसरी दंपति कहती है कि ये संतान इनकी है। इन पर अपना उत्तरदायित्व दोनों जता रहे हैं। इनको हम इस प्रकार के जो समस्याएं या विवाद आते हैं उनको हम रुधिर समूह की वंशागति से हल कर सकते हैं। कैसे, वंशागति के आधार पर देखें तो पुरुष जिसका रुधिर वर्ग O है, इसका मतलब इसमें जीन कौन से हैं, स्मॉल आई। O केवल एक ही कंडीशन में बढ़ता है जब समयुग्मजी स्मॉल आई वाली स्थिति हो। स्त्री जो है उसका ब्लड ग्रुप AB है तो इसका जीन प्ररूप भी निश्चित रूप से क्या होगा, IA IB। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने पढ़े थे 6 जो युग्म होते हैं उन 6 में से केवल यही कंडीशन है जो O ब्लड ग्रुप बनाती है, ये है वो AB ब्लड ग्रुप बनाती है। पुरुष, दूसरी दंपति में देखें पुरुष का रुधिर वर्ग जो है वो A है। अब ऐसी स्थितियों में रुधिर वर्ग A है तो इसमें समस्या ये आती है कि ये A जो है वो IA यानी समयुग्मजी A है या फिर विषम युग्मजी A है। तो ऐसी स्थितियों में इनमें दिया हुआ मिलेगा, जीन प्ररूप जो है वो साथ में दिया हुआ मिलेगा। आपने जो एग्जांपल दे रखा है उसमें भी दे रखा है कि पुरुष का रुधिर वर्ग जो है वो A, और वो भी कौन सा, समयुग्मजी A है, और स्त्री जो है उसका रुधिर वर्ग है B, वो भी कौन सा, विषम युग्मजी B। ये दे रखा है। इसके आधार पर यदि नहीं दिया हुआ हो तो हमें विषम युग्मजी मानना चाहिए, बाकी जो है यदि दिए हुए हो तो उनके अनुसार ही हम लेंगे। अब यहाँ पर इनमें जो संतान बनेगी उसमें देखें, यह दंपति जो है उसमें युग्मक बनेंगे तो इसमें युग्मक केवल एक ही प्रकार का बनेगा, या चलो 2 प्रकार के भी बना देते हैं, स्मॉल आई है तो दोनों एक से ही।
और इसमें स्त्री में देखें तो इसमें जो युग्मक बनेंगे मादा युग्मक यानी अंडाणु वो दो प्रकार के, एक IA और एक IB। दूसरी में देखें पुरुष जो है उसमें युग्मक बनेगा तो उसमें होगा IA यानी एक ही प्रकार के शुक्राणु। स्त्री में अंडाणु बनेंगे तो उनमें या तो एलील जाएगा IB या फिर i। अब इनके युग्मक संलयन की संभावनाओं को हम दर्शाएं तो युग्मक संलयन को एक बोर्ड के द्वारा हम दर्शाते हैं, जिसमें एक तरफ लिख दिए पुरुष के युग्मक, एक तरफ लिख दिए स्त्री के युग्मक, और इनको आपस में मिलाएं तो इसमें संभावनाएं जो है वो इसके अनुसार बन जाती हैं। युग्मकों के बीच में लाइन खींची, 4 संभावनाएं बनी। इसमें देखें IA, इसमें IB, यदि ये संभावना हो एलील के या युग्मकों के मिलने की तो उस स्थिति में संतान का रुधिर वर्ग जो है वो क्या होगा A। इसके अनुसार क्या होगा B। वो जो 6 जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप बताए थे रुधिर समूह उनको याद रखें। इसका भी ब्लड ग्रुप A और इसका होगा B। अब इसमें देखें तो या तो संतान बन सकती है A रुधिर वर्ग वाली या बन सकती है B रुधिर वर्ग वाली, दोनों की संभावनाएं हैं 50-50%। यानी ये संतान जिसका रुधिर वर्ग B है वो इस दंपति की हो सकती है, क्योंकि ये दंपति जब संतान उत्पन्न करे तो इसमें बी ब्लड ग्रुप वाली संतान बन सकती है। अब इसमें देखें दूसरी में पुरुष का रुधिर वर्ग जो है वो उसमें जो युग्मक बने हैं वो युग्मक बने हैं IA टाइप के। स्त्री का रुधिर वर्ग जो है उसके अनुसार उसमें जो युग्मक बने हैं वो बने हैं IB, इस प्रश्न में जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार IB। इसमें संभावना में बनेगा IA के साथ में आएगा IB, और IB दोनों एलील एक साथ हों तो ब्लड ग्रुप संतान का कौन सा बनेगा AB। इसमें देखें तो इसमें भी यही स्थिति IA के साथ में आ सकता है IB, और इसमें भी रुधिर वर्ग संतान का बनेगा AB। इसमें देखें तो IA के साथ में IA के साथ में i। इस स्थिति में रुधिर वर्ग संतान का होगा A। यानी इस दूसरी दंपति में जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग IA ये रुधिर वर्ग हो और स्त्री जिसका रुधिर वर्ग B विषम युग्मजी B IB हो, तो उसमें जो संतान बन सकती है उन संतानों में यदि हम देखें तो संतान में ब्लड ग्रुप केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो AB या A, और इनकी संभावनाएं 50-50% हैं। B रुधिर वर्ग है इस संतान का, दूसरी दंपति जो है उसमें B रुधिर वर्ग वाली संतान जो है वो उत्पन्न ही नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब ये दूसरी दंपति जो है वो इसके माता पिता नहीं है। पहली दंपति जो अपना दावा जता रही है वो इसके क्या हो गए, माता पिता हो गए। इस तरह से इस प्रकार के जो पैतृकता संबंधी विवाद हैं इनको रुधिर समूह की वंशागति के द्वारा क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे रुधिर समूह के संदर्भ में। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसका चैप्टर का उसे हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।